हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीयूईटी पीजी का एलएलबी 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू प्राइमरीली आपके डीयू एंड पीएचयू में 3 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन होता है। अब इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ आपको पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको पेपर का एनालिसिस भी मिलेगा। पेपर का एनालिसिस से यहाँ पे क्या मतलब है कि जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपके 2023 के पेपर में आए हैं, उसको आपको किस तरह से अप्रोच करना है और किस तरह से आपको ये ट्रेंड देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ताकि जो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो उसमें आप इस बात को इंक्लूड कर सको कि किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करने। क्योंकि खासकर अगर मैथ के सेक्शन की बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट्स एलएलबी में ऐसे होते हैं जो मैथ्स में उतने स्ट्रांग नहीं होते। तो आपको इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि आप मिनिमम टॉपिक करो जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले, और वो जो टॉपिक्स आप कर रहे हो उसमें आप करेक्ट टाइप के क्वेश्चन करो, क्योंकि एक टॉपिक में आपके हजारों टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। आप करेक्ट टाइप के क्वेश्चन करो ताकि वो आपके एग्जाम में स्कोर करने के लिए हेल्पफुल हो। लॉ के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट नहीं होते जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की वो सब कुछ ही पढ़ लें। आपको सिर्फ मतलब है कि आपके पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए आप लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ो, लिमिटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ो। जो कि पेपर में आने का ट्रेंड है, वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा और पेपर का एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। अब देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो मैथ्स वाला सेक्शन है जिसको जनरल एप्टीट्यूड बोला जाता है, इसको कवर करेंगे। बाकी सेक्शन को कवर करने के लिए अलग से वीडियोस अपलोड की जाएंगी। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक बात मैं 2023 के पेपर में मैंने नोट की है कि 2022 में कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो पेपर में नहीं पूछे गए थे। जैसे कि आपका सेट्स एंड यूनियन हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बैंक का डिस्काउंट हो गया, इसके अलावा स्टॉक एंड शेयर हो गया। ये क्वेश्चन 2022 वाले पेपर में नहीं आए थे, लेकिन 2023 के पेपर की बात करें तो सेट्स एंड यूनियन एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप मान के चलो कि आपको लगभग लगभग पूरा पेपर कवर करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। हालाँकि हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपको जो बिल्कुल हार्ड लग रहे हो, जो आपको समझ ना आ रहे हो, तो 1-2 टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो। लेकिन मोस्टली आप कोशिश करो कि जो ट्रेंड चलता आ रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आप कवर करो। आप मैक्सिमम टॉपिक कवर करो और हर टॉपिक में से जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है? ये बेसिक आपको मैंने समझा दिया। अब देखो, पेपर एनालिसिस तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे, लेकिन कुछ बातें जो मैंने नोट की है 2023 के पेपर में, उसको मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी पूरा आइडिया आपको तब लग पाएगा जब आप पूरा वीडियो देख लोगे, पूरा पेपर आप देख लोगे किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहले लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल जो है वो ईज़ी टू मॉडरेट है। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं आती है उनको ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं ईज़ी टू मॉडरेट किस हिसाब से बोल रहा हूँ, जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो किसी बुक से कर रहे हो या किसी कोर्स से कर रहे हो, तो बुक्स जनरली देखें तो बुक्स आपकी सीयूईटी पीजी के पर्सपेक्टिव से लिखी नहीं जाती है, वो जनरली एसएससी, बैंकिंग, इन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती हैं। तो उन बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो पेपर है इसका लेवल ईज़ी टू मॉडरेट है, ठीक है? तो जो भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप ध्यान रखो, जो उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है उनमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। जो ईज़ी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन है और उसका टाइप भी मैं आपको जैसे-जैसे पेपर सॉल्व करूँगा मैं आपको हिंट देता रहूँगा किस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं, बुक्स में से उन क्वेश्चन को आपको अवॉइड कर देना है। ये जो पेपर है इसका लेवल ईज़ी टू मॉडरेट है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार के पेपर में मोस्ट टॉपिक्स जो आपके इंक्लूड किए गए हैं, सिर्फ ये जो स्टॉक एंड शेयर और बैंक का डिस्काउंट, ये 2 टॉपिक्स आप बोल सकते हो, इनसे टॉपिक नहीं आए हैं। बाकी मोस्टली टॉपिक से एक आध क्वेश्चन जो है टच करता हुआ पूछ लिया गया है। तो मैक्सिमम टॉपिक्स आपको कवर करना है। अब देखो, एक और जो इंटरेस्ट की बात मैंने 2022 के पेपर में भी नोट करी थी और 2023 के पेपर में भी नोट की है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो जनरली जो बाकी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम वही क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके सीयूईटी पीजी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है? अब देखो, सीयूईटी का एग्जाम जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और एनटीए जो है और भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करता है। तो ऐसा तो नहीं कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो अलग-अलग डिफरेंट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बनाने वाले लोग जो हैं डिफरेंट होते हैं। वो जनरली आप बाकी एग्जाम्स में भी देखोगे तो क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन जो पहले आया वो दूसरे एग्जाम में आता है। इसी तरह से मैंने इस पेपर में भी नोट किया है कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से मेजरली क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, या तो एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज के साथ या तो सिमिलर लैंग्वेज के साथ। अब देखो, इतना एनालिसिस करके आपको कोई वीडियो बना के देगा नहीं, वो जनरली आपको पेपर दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन आया, ये सॉल्यूशन है इसका, बस हो गया काम। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको उतना सिर्फ उतना नहीं मिलेगा, आपको एनालिसिस भी मिलेगा कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि एक तो पहले जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन यहाँ पे शो किया है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड और मैंने शो किया जो हमारी टेस्ट सीरीज में से है, और वो क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है वो भी मैंने वहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह के एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर आ रहे हैं, और टेस्ट सीरीज में किस तरह से मैं क्वेश्चंस वगैरह को इंक्लूड करता हूँ। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो और एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर लेवल के, क्योंकि बाकी एग्जाम्स का लेवल अलग भी हो सकता है। अगर मान लो सिर्फ आप एसएससी के क्वेश्चन देखो तो कुछ क्वेश्चन एसएससी के इस एग्जाम के लेवल में होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं होते। इसी तरह से बाकी एग्जाम में भी काम चलता है। तो किस तरह से आपको एनालिसिस करना है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और ये सब चीज़ें तो आप वीडियो के अंदर देख लोगे, लेकिन इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ से भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्वेश्चन आपके एक्यूरेट इसी पैटर्न पे होने चाहिए। चाहे आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, बुक में प्रैक्टिस करो तो ध्यान रखो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो नहीं करने, जिस तरह के क्वेश्चन आ जाए वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। या किसी मान लो ऑनलाइन आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर रहे हो
तो ध्यान रखो कि वो टेस्ट सीरीज जो है एनालिसिस के साथ बनाई गई है, एक्यूरेट हो, जो बाकी एग्जाम से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको उस टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड किया हो। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज बनाने वाले ने अपने दिमाग से क्वेश्चन बना दिए वहाँ पे, वो जनरली वर्क नहीं करता। बाकी एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको उस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया गया हो, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ एनालिसिस था। अभी आपको उतना ज़्यादा हो सकता है समझ में ना आए, जैसे जैसे आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आने शुरू हो जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कोई आपको एक डेट दी गई होती है और उसको बताना होता है कि इस डेट को दिन कौन सा होगा, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 14th जून 2002, यानी कि 14 जून 2002 को कौन सा दिन था, हमें ये सिंपल बता दो। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ऑड डेज फाइंड करने होते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें ऑड डेज फाइंड करना होता है, कितने ऑड डेज हैं। अब देखो ऑड डेज आप कैसे निकालोगे, 14 जून 2002 की बात करें तो इसमें पहले तो हम 2000 अलग कर लेते हैं और फिर आपका कितना बचेगा, आपका 2001 बचेगा और फिर 2002 के आपके 6 महीने, जून तक का महीने का टाइम बचेगा। अब देखो 2000 में जो आपके नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 0 होते हैं। आप इस तरह से समझो कि 400 साल में ऑड डेज 0 होते हैं। तो 2000 जो साल जो है वो 400 साल का मल्टीपल ही है, तो यहाँ पे ऑड डेज तो 0 हो गए। अब देखो यहाँ पे 2001, अब 2001 है, इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो 2001 जो है ये लीप ईयर नहीं है, तो इसके अंदर 365 डेज होंगे। और जो लीप ईयर नहीं होता उसके अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 1, और जो लीप ईयर होता है उसके अंदर ऑड डेज होते हैं 2। ठीक है, तो 2001 का भी हमने कर लिया। अब 2002 की अगर बात करें तो इसमें 6 महीने का हमको निकालना पड़ेगा, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई और जून के 14 डेज, इसका हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जून के 14 डेज, ये हमें काम करना पड़ेगा। अब जनवरी में देखो हमें 7 से डिवाइड करना होता है, 7 से डिवाइड करो 3 बचेंगे तो इसमें 3 ऑड डेज होते हैं। फरवरी क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो इसमें 0 ऑड डेज होंगे। मार्च में आपके 3 होते हैं, अप्रैल में 2, मई के अंदर 3। अब जून के अंदर देखो तो यहाँ पे 14 है, तो 7 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 ऑड डेज बच जाएंगे। तो अब कुछ नहीं करना, हमें इन सबको ऐड कर लेना है। यहाँ पे देखो 0 प्लस 1, ये 1 हो गया, 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 9 और 3 ये हो गया 12। अब देखो 12 यहाँ पे आए, इसको आप 7 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। और 5 के दिन ऑड डेज कौन, 5 में डे कौन सा होता है, तो 5 होता है आपका फ्राइडे। तो इसका आंसर आपका फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। जो आपके थोड़े हाई लेवल के एग्जाम है उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जनरली जो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें ये आपका क्वेश्चन आता है। तो ये तो आपको एक्यूरेट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपका टाइम भी लिमिटेड होता है, आप अनलिमिटेड टाइम नहीं ले सकते इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड होते हैं वो आपको एक्यूरेटली सॉल्व करने आने चाहिए और कम से कम टाइम में आपका सॉल्व होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन देखो हमने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर डाला हुआ है। अब देखो टेस्ट सीरीज में जनरली हम कोशिश करते हैं कि जो बाकी एग्जाम्स उस टाइम फ्रेम में हो रहे हैं उसमें जो सीयूईटी पीजी का लेवल है उस लेवल के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको इंक्लूड करें, क्योंकि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि जो बाकी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं सेम वही क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाए। मैं आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जो सेम एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जो बाकी पहले उससे पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 10 जून 2011 के यहाँ पे डे निकालना, ये एग्जाम जो है ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 में पूछा गया था। यहाँ पे डेट भी मैंने मेंशन कर दिया कि एग्जाम डेट कौन सा है, ताकि अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहोगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे फालतू बता रहा हूँ, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं क्वेश्चन जो बाकी एग्जाम्स में आ रहे हैं उसी पर्टिकुलर लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतनी रिसर्च करके टेस्ट सीरीज जनरली कोई बनाता नहीं है, लेकिन हमारे टेस्ट सीरीज में ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब देखो टेस्ट सीरीज के अंदर एक फायदा और रहता है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके डिटेल सोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे समझाया हुआ है कि जो सिंपल ईयर होता है उसमें 1 ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, 100 ईयर्स आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें 5 ऑड डेज आपको मिलेंगे, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 400 ईयर्स में 1 ऑड डेज, और 300 ईयर्स में 1 ऑड डेज, और 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज। इसके अलावा ये भी दिखाया कि मल्टीपल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 0 से 99 ईयर्स में 4 से आपको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना होता है, तो आपको लीप ईयर के बारे में पता लगता है। डेज कौन कौन से होते हैं, तो इस तरह से इस सीरीज के अंदर आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो 5 के लिए जो डे होता है फ्राइडे। तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चंस हैं उसको अप्रोच करना है, और आने वाले जो पेपर होंगे उसमें किस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा, इस तरह का ट्रेंड जो है आपको पता लग जाएगा, इस तरह का ट्रेंड जो है आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, आप देखो ये सेट और यूनियन का क्वेश्चन है, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन पहले आते नहीं है, और जो बाकी एग्जाम्स देखोगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो किस तरह से पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो बोला गया सेट ए रिप्रेजेंट गर्ल्स ऑफ क्लास 8, यानी क्लास 8वीं कक्षा के अंदर जो गर्ल्स हैं उसको सेट ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और सेट बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्लास 8 के बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेट सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अब देखो ये ध्यान रखना है आपको, जो जनरली हम मैथ्स के अंदर अज्यूम करते हैं कि क्लास के अंदर 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, गर्ल और बॉयज। थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज। तो सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है टोटल स्टूडेंट। द डायग्राम विच करेक्टली रिप्रेजेंट ए बी एंड सी, तो वो कौन सा डायग्राम है जो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए यूनियन बी, ये आपका करेक्ट आंसर है।
कि ए और बी इन दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो पूरी क्लास यानी कि सी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये जो सेट और यूनियन वाला कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपने 11th 12th वगैरह में पढ़ा हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में जनरली सेट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस एग्जाम में आपको सिलेबस में दिया हुआ है और आपके क्वेश्चन आता भी है, तो आपको इसको ध्यान से रखना है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है, जैसे इफ यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल विच आर इन क्लासेस फ्रॉम 1 to 10th, यानी कि यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर फर्स्ट से लेकर 10th तक के सारे स्टूडेंट आ गए। बी जो है सेट है ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, जो बी है उसमें क्या है फर्स्ट सिर्फ 10th क्लास के बच्चे हैं। तो व्हाट इज बी नॉट, इसका मतलब होता है बी नॉट कि ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो बी में नहीं आएंगे। तो देखो टोटल स्टूडेंट आपके फर्स्ट टू 10th तक है, बी में सिर्फ 10th के हैं, तो बाकी कितने बचे, फर्स्ट टू 9th बचे बाकी। ठीक है, तो इसमें सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट फ्रॉम क्लासेस 1 to 9th ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। तो इस तरह के सेट के अंदर आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सेट का वो आपको एक बार सीखना पड़ेगा। वो चाहे आप यूट्यूब पे देख लो या किसी कोर्स वगैरह में आपने ज्वाइन किया तो वहां से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड 11 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अनदर पैरेलल स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद वर्टिसेस अमंग द अबव पॉइंट। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन विद सेम लैंग्वेज, एक वर्ड भी चेंज नहीं है। एक एग्जाम होता है आपका NIM CET 2019 में ये एग्जाम हुआ था, इसके अंदर आपका पूछा गया था। ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका एग्जाम होता है जनरली, जो आपके NITs होती है उसके अंदर MCA प्रोग्राम एक होता है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके लिए एंट्रेंस होता है। देखो ये एग्जाम बहुत दूर का एग्जाम है, जनरली यहाँ तक कोई पहुंचेगा नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर आपका ये सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा रिसोर्स आपके पास हो जिसमें ये एनालिसिस किया गया हो कि इस टाइप के क्वेश्चन बाकी किन एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो आगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए एक सफिशिएंट पूल ऑफ क्वेश्चन दे सके कि ये इतने क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना ही चाहिए। तो इस तरह के जो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन या करंट टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आप इतनी रिसर्च आप खुद तो नहीं कर पाओगे, आपको किसी ना किसी रिसोर्स के लिए इस पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सिंपल ये बोल रहा है कि दो लाइन है भाई, दोनों लाइन जो है पैरेलल है, एक लाइन पे आपके 11 पॉइंट है, ठीक है, और दूसरे लाइन पे आपके 10 पॉइंट है। अब आपको बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो देखिए ट्रायंगल बनाने के लिए आपके 3 पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट आपके एक लाइन से लेने पड़ेंगे, तीसरा पॉइंट आपको दूसरी लाइन से लेना पड़ेगा। जैसे मान लो 2 पॉइंट यहाँ हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, या तो ऐसे बनेगा ट्रायंगल, या तो एक पॉइंट ऊपर से ले लो और 2 पॉइंट नीचे से ले लो, ऐसे ट्रायंगल बनेंगे। तो कितने ट्रायंगल यहाँ पे बन सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकते हैं, वो आपको सॉल्व करना है। तो इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। यहाँ पे जैसे देखो मैंने दे रखा है 10C2, इसका मतलब क्या है, 10 पॉइंट्स मान लो ऊपर है तो 10 पॉइंट्स हो गया, ठीक है, इससे और 2 पॉइंट जो है आपको नीचे से लेने पड़ेंगे, तो इस तरह से, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, इसी तरह से 11C2 और मल्टीप्लाई किया 10 से, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1045। अब देखो इस तरह के जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, ये जब तक आप पढ़ोगे नहीं, इसको कॉन्सेप्ट आप समझोगे नहीं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट ने ये टॉपिक नहीं कवर किया होगा। तो बेसिक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको एक बार इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे, उसके बाद ही आप इसको कर पाओगे। ठीक है, आप यूट्यूब वगैरह से कर सकते हो, बुक्स में तो इतना आपको ये समझ में आएगा नहीं, यूट्यूब वगैरह पे आपको वीडियो देख सकते हो, या कोर्स ले लो, या हमारा या किसी और का कोर्स ले लो, आपको वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखो दे दिया है, जो कि टेस्ट सीरीज का है। इसमें देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है MP हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी HSTET में पूछा गया 2018 के अंदर, 2018 का एग्जाम है जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली सेम कॉन्सेप्ट पे है जो यहाँ पे पूछा गया है। इसमें पूछा गया इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पिक्चर्स बी हंग फ्रॉम 5 पिक्चर नेल्स ऑन अ वॉल, यानी कि 5 किलो से किस तरह से 7 पिक्चर्स को लटकाया जा सकता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से इसको सॉल्व करना है, वो कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है। अब देखो इस वीडियो के अंदर ज़्यादा फोकस मेरा सॉल्यूशन पे नहीं है कि आपको फटाफट से सॉल्व करके सॉल्यूशन बता दिया जाए। एनालिसिस देने का मेन मकसद है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, ये काफी थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम्स में आता रहता है। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 160, देन x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हर स्टूडेंट इसको अलग अलग तरह से सॉल्व करेगा। जैसे एक तरीका इसको ये है कि 160 को अगर देखें हम, तो इसको अगर फैक्टर लिखें तो इसका 2 4 8 16 32 64 128 ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 32 और 128 को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो आपका 160 बनता है, यानी कि बीच में क्योंकि प्लस दिया हुआ है तो हमें पता लग गया कि इन दोनों को ऐड करके ही ये बनाया गया है। तो इसको हम सॉल्व करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 की पावर x माइनस 1 जो है, या प्लस 2 की पावर x प्लस 1 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 32 प्लस 128। ठीक है, अब देखो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 128 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 7। तो इसके अगर हम कंपेयर करें तो x माइनस 1 किसके बराबर है, 5 के, और x प्लस 1 आपका 7 के बराबर है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5,
एक्स की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ से भी आप एक्स की वैल्यू 6 इसको आप मार्क कर सकते हो, या फिर एक बार आप चाहो तो वेरीफाई और कर लो, अगर आपके पास टाइम बचा हो तो एक्स प्लस 1 जो है वो 7 के बराबर होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इधर आके माइनस हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। तो ये जो है इजी टाइप का क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम्स में आता रहता है। यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये टेस्ट सीरीज में से, यहाँ पे सिर्फ सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 160 की जगह यहाँ पे 320 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 160 दिया हुआ था और यहाँ पे 320 दिया हुआ है, तो इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हो। और दूसरा मेथड एक और है, जैसे यहाँ पे देखो इसको आपको थोड़ा 320 को करने के लिए थोड़ा और लंबा जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसको आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से सॉल्व करना है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 70% स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स, 60% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द पेपर। यानी कि 60 बच्चे हैं टोटल क्लास में, 70% स्टूडेंट जो है मैथ में पास हुए हैं, 60% बच्चे जो है इंग्लिश में पास हुए हैं। ऐसा मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्या है जो दोनों पेपर के अंदर पास हुए हैं, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 60% स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं और 70% स्टूडेंट जो है दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अगर आप पासिंग परसेंटेज देखो तो मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज क्या होता है, 100% हो सकता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको एम इंटरसेक्शन ई ये आपको निकालना है, ये साइन होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इसको आप सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले से, तो आपका आंसर जो है 30% आ जाएगा, यानी कि 30% ऐसे स्टूडेंट है जो मिनिमम दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर पास हुए होंगे। अगर इसको जैसे ही आप इससे कम करते हो तो आपका ये जो 100% है वो उसका मार्क्स जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, इसको आपको पता लग जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो एग्जैक्टली सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका और भी एग्जाम से पूछा गया, जैसे एसटीईटी की बात करें, पीजीटी ऑफिशियल जनरल पेपर 2019, इस एग्जाम में भी देखो एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया इन एन एग्जामिनेशन। 60% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 70% स्टूडेंट पास इन मैथ, 20% स्टूडेंट फेल इन वो सब्जेक्ट, 2500 पूरे टोटल स्टूडेंट है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है पता करना है। 2500 स्टूडेंट जो है पास इन वो सब्जेक्ट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता करने हैं। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट पे अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, और ये जो हमने एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ था वो इस पर्टिकुलर एग्जाम से हमने उठा के दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग एग्जाम्स में जो उस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और एग्जाम्स में भी बहुत पीछे नहीं जाना। ऐसा नहीं करना कि 10 साल पुराना पुराना या 15 साल पुराना कोई एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। जनरली आपको 3-4 साल पुराने जो पेपर हैं उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। टेस्ट सीरीज में क्योंकि एक्सप्लेनेशन दी होती है क्वेश्चन की, तो वो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे भी अटैच कर दिया है, उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पी स्टार्ट बिजनेस विद ₹4500 एंड आफ्टर 3 मंथ्स क्यू ज्वाइंस विद पी एंड एज हिज पार्टनर, आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशो 3:4, व्हाट इज क्यू कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पी ने भाई ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, वैसे पी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके पास जो स्टार्टिंग में कैपिटल था या इन्वेस्टमेंट थी उसकी वो 4500 थी। 3 महीने के बाद क्यू ने भी पी के साथ ज्वाइन कर लिया और जो प्रॉफिट का रेशो है 3:4 में डिवाइड होने लग गया। ठीक है, अब क्यू का कंट्रीब्यूशन क्या था, यानी क्यू ने कितने पैसे लगाए थे स्टार्टिंग में, वो आपको पता लगना है। देखो सिंपल सा बात है, जो प्रॉफिट रेशो होता है उसका फॉर्मूला सिंपल होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, या फिर बोल सकते हो आप कैपिटल इनटू टाइम। ये आपका सीधा प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है। तो अगर पी की बात करें तो पी ने कितना कैपिटल लगाया, 4500 कैपिटल यहाँ पे लगाया है। कितने टाइम के लिए लगाया, तो 12 महीने के लिए लगाया है। फिर बात करें अगर क्यू की, क्यू ने कितना कैपिटल लगाया तो हमें नहीं पता, कितने टाइम के लिए लगाया तो ये हमें पता है, 3 महीने बाद उसने ज्वाइन किया तो इसने 9 महीने के लिए लगाया है। अब देखो इसको आप प्रॉफिट रेशो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 4500 को 12 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपका बन जाएगा 54,000। ठीक है, अब ये जो आपका बढ़ रहा है वो 3:4 के अंदर बढ़ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम आराम से बता सकते हैं कि 4500 अगर 3 रेशो है तो 4 रेशो कितना होगा, तो इसको हम 4 रेशो से निकाल देंगे, 4500 और सॉरी 45,000 इंटू 4/3, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपका आएगा 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 72,000। ठीक है, 72,000 जो है इसका रेशो में बनेगा। अब 72,000 को 9 से आप डिवाइड कर दो तो ये आपका बन जाएगा 8,000। ठीक है, यानी कि जो क्यू है उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, उसका कंट्रीब्यूशन था 8,000, 8,000 रुपये क्यू ने लगाए थे। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो आपके आते रहते हैं एग्जाम में। अब देखो एग्जैक्टली सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 31 जनवरी 2023 के एग्जाम में आपका आया था। ठीक है, 31 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन है, जय स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹12,000, यानी कि 12,000 रुपए ये इसने जय ने इन्वेस्ट किए हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आफ्टर 4 मंथ, उसमें देखो 3 मंथ है, इसमें 4 मंथ, 4 महीने बाद अजय ने ज्वाइन किया विद ए कैपिटल ऑफ ₹16,000, इसमें कैपिटल दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5,100, उन्होंने 5100 का प्रॉफिट बनाया। तो अजय का शेयर आपको बताना है कि अजय का शेयर कितना बचेगा प्रॉफिट में। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया है। अब देखो एसएससी के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत टाइप के, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट है वो आपको पता होना जरूरी है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आउट ऑफ 10% 9% स्पेंड 40 ईच फॉर देयर स्नैक्स। यानी कि 10 लोग हैं, उसमें से 9 लोग जो हैं 40 रुपये खर्च करते हैं अपने स्नैक्स के ऊपर। जो 10वां व्यक्ति है वो 18 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, यानी जितने रुपये बाकी 9 लोगों ने खर्च किए हैं एवरेजली, उससे 18 रुपये ज़्यादा जो है 10वां आदमी करता है, मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 10। द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम वाज, सब ने मिलाकर कितने पैसे खर्च किए होंगे। तो देखो 9 बंदों ने तो 40 रुपये खर्च किए, तो सीधा हो गया 9 लोगों ने 40 रुपये खर्च किए, तो इन सब ने मिलकर 360 रुपये खर्च कर दिए होंगे, ठीक है। अब देखो जो 10वां बंदा था, उसने कितने पैसे खर्च किए हो, तो मान लो एक्स पैसे खर्च किए होंगे, ठीक है। अब देखो कितने पैसे टोटल कितने खर्च किए होंगे, इन 9 लोगों ने मिला के 360 रुपये खर्च किए, प्लस जो 10वां व्यक्ति था उसने एक्स रुपये खर्च किए, तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये बोला गया है कि जो 10वां व्यक्ति था उसने 18 रुपये ज़्यादा खर्च किए, यानी कि इसमें हम 18 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या है, हमारा टोटल पैसा आ जाएगा, टोटल कितने खर्च हुए, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 360 प्लस एक्स, 10 को इधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा एक्स, 18 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 10 इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गई 360 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 180। इसको इधर ले जाते हैं, देखो इधर 10x है इधर x है, तो ये आपका माइनस का 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 और 360 इधर जाकर माइनस का, और ये आपका माइनस का 540 हो जाएगा। माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 540 अपॉन में 9। इसको आप काटोगे तो ये आपका 60 आंसर आएगा, यानी x जो है 60 रुपये हो गया। अब 360 रुपये तो इन लोगों ने खर्च किए थे 40 रुपये, और 60 रुपये और खर्च हुए हैं, तो ये कितने खर्च कर दिए, ये टोटल हो जाएगा 360 प्लस 60, तो 420 रुपये जो है टोटल आपके खर्च होंगे। थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा गया। देखो 10 men went to a होटल, 10 लोग जो होटल जाते हैं, 9 of them spent 50 रुपीज ईच। यहाँ पे 40 रुपये खर्च कर रहे थे 9 लोग, यहाँ पे 50 रुपये खर्च कर रहे हैं। एंड द 10th पर्सन स्पेंड 9 मोर। यहाँ पे देखो जो 10वां व्यक्ति था वो 18 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा था, यहाँ पे 9 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। हाउ मच डिड द 10th मैन स्पेंड। अब इसमें ये बताना है कि 10वें व्यक्ति ने कितना खर्च किया। जैसे यहाँ पे 10वें व्यक्ति ने कितना 60 रुपये खर्च किया, तो हमने ऐड करके टोटल अमाउंट बताया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताना है कि 10वें व्यक्ति ने कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है। और ये देखो आपका AIATC जूनियर एग्जीक्यूटिव 25 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। बस आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस क्वेश्चन को बनाने वाले का एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपको देने हैं, किस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवानी है, वो उसका एक्यूरेट हो, ठीक है। अब देखो इसका जो सोल्यूशन है वो दिया हुआ है, 60 यहाँ पे आंसर जो है आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लॉक में से है, इजी क्वेश्चन है, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट जो इसको कर लेंगे, जो कम से कम जिसने इसकी प्रैक्टिस की हो वो तो इसको कर ही लेंगे। क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 ओ क्लॉक, यानी 7 और 8 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम है, विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी ए राइट एंगल, यानी कि 7 और 8 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसमें दोनों घड़ी की सुइयां जो है वो राइट एंगल पे होंगी। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री पे होंगी, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का। यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो इसको थीटा मानते हैं। थीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मॉड के अंदर होता है 30h। एच का मतलब क्या, हैंड। हैंड कौन सा लेंगे, जो भी छोटा होगा, जैसे 7 और 8 के बीच में, तो छोटा वाला यानी 7 यहाँ पे लेंगे, -11/2m, ये आपका फॉर्मूला होता है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो थीटा कितना है यहाँ पे 90, 30h कितना है यहाँ पे 7, क्योंकि छोटा वाला लेते हैं हम, -11/2m। और सॉल्व कर लो इसको, 90 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 30 × 7, तो ये आपका हो जाएगा 210। अब देखो मॉड में से जब बाहर निकालेंगे ना, तो हम दो आंसर हमारे आएंगे, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, ठीक है। तो दो तरह के आंसर हमारे आते हैं, तो ये एक मैं निकालता हूँ, फिर दूसरा आंसर भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो ये होगा 210 -11/2m, और दूसरा आंसर आपका हो जाएगा 90 इज इक्वल टू -210 प्लस 11/2m, ठीक है। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। दो आंसर आपके आएंगे, उन दोनों आंसर में से जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा वो आपको टिक करना है, वो आपको मार्क करना है, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये आपका आएगा, सॉल्व करोगे इसको तो 11/2m जो है वो बराबर हो जाएगा 210 में से इधर 90 माइनस कर दोगे तो 120 बचेगा आपका। तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसको 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 240 हो जाएगा, और नीचे आपका 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर बनेगा 21/9/11। देखो 21/9/11 कौन सा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है 21/9/11, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले सॉल्व करके हमारा आ गया, मान लो पहला सॉल्व करके हमारा कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता, तो हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, फिर हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपका यूजुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्लॉक का, इसको आपको करना है। देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका तेलंगाना पुलिस SI मेंस एग्जाम 2016 के पेपर में आया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये हमने टेस्ट सीरीज में दिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है।
द टाइम बिटवीन 7 एंड 8 o'clock। अब देखो इसमें सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो दोनों एंगल्स है वहाँ पे 180 है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, 180 डिग्री का थीटा रखना है। तो सेम क्वेश्चन आपका, बस ये थीटा की जगह आपको 90 नहीं रखना है, थीटा की जगह आपको 180 रखना है, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसको सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप एक बार चाहो तो रीड कर सकते हो। अब देखो जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज वाले, इसको आप खुद भी घर पे बैठकर आराम से इसको सॉल्व करो, और फिर जो इसका सॉल्यूशन मैंने आगे दिया हुआ है इससे आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एक अलग से टेस्ट सीरीज जो है आपकी इसी में काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है हमारे पास, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो टेस्ट टेस्ट सीरीज और कोर्स से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगी। दो तरह के कोर्सेज हैं और दो तरह की टेस्ट सीरीज है। एक कोर्स तो सीधा आपका CUET PG LLB के लिए है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है DU LLB एंड BHU LLB के लिए कवर किया जाएगा। इसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज आप अलग से भी ले सकते हो अगर आपको कोर्स नहीं लेना, अगर आप कोर्स लेते हो तो टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है। दूसरा कोर्स आपका 3 ईयर लॉ के लिए, जिसके अंदर आपका CUET PG तो इंक्लूडेड है ही, इसके अलावा MSCT PU AU और LLU इन यूनिवर्सिटी के सिलेबस भी आपके कवर करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज में सेम है, आपका जो CUET PG वाला टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको, अब देखो टेस्ट सीरीज आप जहाँ भी ज्वाइन कर रहे हो ध्यान रखो कि आपको पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हों, फिर सेक्शनल टेस्ट दिए हों, फुल लेंथ टेस्ट दिए हों। टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे, जैसे मान लो आपने एक टॉपिक सॉल्व किया, जैसे आपने मान लो परसेंटेज का टॉपिक सॉल्व किया, तो परसेंटेज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिर ढूंढोगे परसेंटेज क्वेश्चन कैसे मिल जाए। तो उस टेस्ट के अंदर आपके टेस्ट सीरीज के अंदर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होने चाहिए। अब मान लो आपने मैथ्स के 7-8 टॉपिक्स कवर कर लिए कि 7-8 टॉपिक तो मेरे को आते हैं, तो अब आपको मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए। तो उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके सेक्शनल टेस्ट भी होने चाहिए और फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होने चाहिए। तो हमारी टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबके ऊपर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सेक्शन के 5-5, जैसे मैथ्स सेक्शन के 5 सेक्शनल टेस्ट, इंग्लिश के 5, GK के 5, रीजनिंग के 5, कंप्यूटर के 5, इस तरह से आपको 5-5 सेक्शन टेस्ट मिलेंगे और 15 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है एक्यूरेट, जो एनालिसिस करके बनाए गए हों। तो 15 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ये सफिशिएंट टेस्ट है। इतने टेस्ट इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, ये आपके अप्रॉक्सिमेटली 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मोस्ट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, सारे सॉल्यूशन आप पढ़ लेते हो, तो उसमें सॉल्यूशन से ही आपको पूरा सिलेबस अप्रॉक्सिमेटली कवर हो जाएगा। जो 3 ईयर वाला लॉ का टेस्ट सीरीज है उसके अंदर CUET PG ये वाला टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगा, इसके अलावा MSCT PU AU और LU इनके आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट अलग से मिलेंगे, 5-5 सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये आपके बाकी अभी आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपको कूपन कोड यूज़ करना है LLB 50, तो आपको 50% सभी कोर्सेज के ऊपर, सभी टेस्ट सीरीज के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो CUET PG वाला टेस्ट सीरीज है वो आप 750 में खरीद पाओगे, जो आपका कोर्स है वो 2999 में आप ले पाओगे। इसके अलावा जो 3 ईयर लॉ वाला टेस्ट सीरीज है वो 1250 में आप खरीद पाओगे, 1250 में। और जो 3 ईयर लॉ का कोर्स है वो आप 4499 यानी कि 4500 में आप खरीद पाओगे। तो अगर आपको लेना तो सारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वेबसाइट भी है, वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उससे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी कोर्स जो है आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, फ़ोन जैसे भी एक्सेस करना चाहो हर तरह से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, द बैटिंग एवरेज ऑफ 20 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 25 रन। यानी कि एक क्रिकेट प्लेयर का 20 इनिंग्स में 20 बार जब उसने खेला तो उसका एवरेज जो है 25 रन का है। द हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स एक्सीड द लोएस्ट स्कोर बाय 86 रन। जो हाईएस्ट स्कोर और जो लोएस्ट स्कोर है उसमें डिफरेंस जो है 86 रन का है। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 80 इनिंग्स इज 24। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग को हम निकाल दें तो बाकी जो 18 बची हुई इनिंग्स है उसका एवरेज आपका 24 रन होगा। आपको फाइंड करना हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग, यानी कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देखो 20 इनिंग्स में 25 का उनका एवरेज था, इस जो बैट्समैन है उसका एवरेज है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल उन्होंने जो बैट्समैन है 500 रन बैट्समैन ने बनाए। और हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस देखोगे, यानी कि हाईएस्ट में से लोएस्ट स्कोर को माइनस कर दोगे तो आपका 86 आंसर आता है। बाकी जो 18 इनिंग्स थी उसमें एवरेज है 24 का, तो बाकी 18 इनिंग्स में कितने रन बनाए होंगे, 18 को 24 से माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 432। ठीक है, अब देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता लग गई। 20 इनिंग्स में 25 के एवरेज से 500 रन बनाए हैं, 18 इनिंग्स में जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट को माइनस कर दिया है 24 के एवरेज से 432 रन बनाए हैं। तो हाईएस्ट और लोएस्ट को की वैल्यू अगर देखें कि हाईएस्ट रन और लोएस्ट रन को ऐड कर दो तो कितने रन बने होंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो 500 में से 432 को अगर माइनस कर दोगे तो आपके कितने बचेंगे, आपके बचेंगे 68। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आपकी 68 है और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट आपके 86 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये एल दोनों कट जाएंगे, 2h की वैल्यू आपकी बचेगी यहाँ पे 154, तो एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 77। ठीक है, तो ये आपकी एच की वैल्यू 77 आ गई, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर एच की वैल्यू आप इन दोनों केस में से कहीं भी डालोगे तो जो एल की वैल्यू है यानी कि लोएस्ट स्कोर की वैल्यू है वो माइनस में आती है, लेकिन जो स्कोर होता है वो कभी माइनस में तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है एनटी को ड्रॉप करना चाहिए था, लेकिन एनटी ने ड्रॉप नहीं किया है। जो फाइनल आंसर की थी उसमें 77 को एक करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया हुआ है।
बाकी इसी तरह का एक क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीजीएल 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसको आप अपने आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। बाकी ये टेस्ट सीरीज का हमारा क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशन से इसको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस एक्स वाई देन 3 स्टार 4 प्लस 4 स्टार 3, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है इसको मल्टीप्लाई करने की गलती करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये स्टार का मतलब है यहाँ पे वैल्यूज आपको पुट करनी है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, 3 स्टार 4 प्लस 4 स्टार 3, ये आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करना है, देखो एक्स स्टार वाई दिया हुआ है ना और यहाँ पे 3 स्टार 4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह इस इक्वेशन में आपको 3 डालना है और वाई की जगह इस इक्वेशन में 4 डालना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की जगह 4 डाल दोगे और वाई की जगह 3 डालोगे। तो इसमें देखो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह आपको 3 डालना है, तो 3 इंटू 3 ये आपका 9 बनेगा। वाई की जगह आपको 4 डालना है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 8 बनेगा आपका। एक्स वाई मल्टीप्लाई करना तो ये आपका 12 बनेगा। तो ये प्लस में 12 हो गया आपका। फिर इसको सॉल्व करो। अब जो है आपको एक्स की जगह 4 डालना है और वाई की जगह 3 डालना है, तो इसमें डालो तो ये आपका 12 हो जाएगा। वाई की जगह 3 डालोगे तो माइनस का 6 ही होगा और एक्स वाई तो सेम आपका 12 ही रहेगा। अब बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 31। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 31 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है जो स्टार है इसको मल्टीप्लाई से सॉल्व मत करना। स्टार का मतलब क्या है, इसमें वैल्यूज आपको पुट करनी पड़ेंगी। इस तरह के क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में आते रहते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल का एग्जाम है जो कि 2022 में हुआ है। इसमें भी देख सकते हो इसमें एक्स और वाई रेशो के हिसाब से इसमें सॉल्व करना है। ये टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसको आप पहले अपने आप सॉल्व कर सकते हो, फिर सॉल्यूशन से इसको आप मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ डॉटर एंड हर मदर इज 64 ईयर्स। सीधा सीधा यहाँ पे बोल रहा है कि जो डॉटर है और जो मदर है उसकी एजेस को आप सम कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो आपका आता है 64। आफ्टर 6 years द एज ऑफ मदर विल बी द 3 टाइम्स ऑफ द डॉटर द एज ऑफ मदर एंड डॉटर एट प्रेजेंट। यानी 6 साल के बाद क्या होता है कि जो मदर की एज होती है वो डॉटर के 3 गुना हो जाती है। तो आपको प्रेजेंट टाइम में डॉटर और मदर की एज जो है निकालनी है। आपने करा हुआ है ऐसा क्वेश्चन पहले, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मदर में अगर 6 साल ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि जो डॉटर की एज है 6 साल बाद, तो डॉटर की एज 6 साल बाद क्या होगी, D+6 हो जाएगी। वो जो है मदर की एज से 3 गुना हो जाती है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो जब हमारा m+6 इज इक्वल टू 3D+18, सॉल्व करो इसको। तो देखो अब यहाँ पे यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो आप। तो m की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा 64 माइनस डी। ठीक है, ये 64 माइनस डी इस m की जगह रख दो, जगह 64 माइनस डी प्लस 6 इज इक्वल टू 3D+18। 3D इधर जाएगा तो ये माइनस का 4D हो जाएगा, तो माइनस का 4D इज इक्वल टू यहाँ पे 18 प्लस का है, 64 इधर का माइनस होगा, 6 आगे इधर माइनस होगा, तो ये आपका बचेगा माइनस का 52। माइनस से माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 52/4, इसको काटोगे तो डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13। ठीक है, डी की वैल्यू आपकी 13 आ गई। अब इसमें डी की वैल्यू डाल दो, एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 13, तो ये आपको आ जाएगा 51। तो एम की वैल्यू आपकी 51 होगी, तो मदर की वैल्यू एज 51 और डॉटर की 13। थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से देखो तो एमपी पुलिस कांस्टेबल जो कि 2017 में एग्जाम हुआ था, इसमें देखो सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 56। वहाँ पे 64 था, यहाँ पे 56 है। इफ आफ्टर 4 ईयर्स, अब यहाँ पे देखो 6 साल के बाद था, यहाँ पे 4 साल के बाद है। द एजेस ऑफ द मदर एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स ऑफ द हर डॉटर। सेम वही 3 टाइम हो जाता है, तो उनकी रिस्पेक्टिव एज जो है प्रेजेंट में वो आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस बाकी एग्जाम्स में आ रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना है बाकी एग्जाम्स में आपके टफ क्वेश्चन भी आएंगे और डिफरेंट टाइप्स के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक्यूरेटली आपको उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके सीयूटी पीजी के हिसाब से रेलेवेंट है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के मामले में रेलेवेंट उतना ढूंढ पाना इतना आसान होता नहीं है, खासकर आप अगर पहली बार एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उतना जल्दी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप किसी रिसोर्स को फॉलो कर सकते हो, कोई कोर्स टेस्ट सीरीज वगैरह आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। एक शॉपकीपर है उसने 25% के लॉस पे अपना आर्टिकल बेच दिया। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय 200 रुपीज, अब जितने का भी उसने बेचा था उससे अगर 200 रुपये इंक्रीज कर दें तो उसको 1500 रुपये 15% का प्रॉफिट हो जाता। यानी कि एक दुकानदार है उसने 25% के लॉस पे अपना सामान बेचा, लेकिन अगर 200 रुपये महंगा वो बेचता तो उसको 15% का फायदा हो जाता। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। तो मान लो सीपी इसकी कॉस्ट प्राइस है, एसपी इसकी सेलिंग प्राइस है। तो सीपी मान लो इसकी कुछ भी मान लो वाई दिया सीपी,
तो सेलिंग प्राइस इसने कितने में बेचा था? 25% लॉस में बेचा था। जितने का भी वाई था उसका 25% लॉस के यानी कि 75% पे बेचा था उसने। तो इसको मान लेते हैं 0.75 वाई। ठीक है, सॉल्व करो अब इसको। अब ये कह रहा है कि 0.75 वाई जो है, इसमें अगर हम 200 रुपये और ऐड कर देते हैं, यानी 200 रुपये महंगा बेचते, तो क्या होता है? तो यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि वाई का 15% और, यानी वाई में प्लस कर दो 15%, 15% यानी कि 15 वाई 100 वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 200 जो है आपका इस तरफ जाएगा। ठीक है, 100 से फिर ये मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको सॉल्व कर लेना आप। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता हूँ। ये आपका आ जाएगा 0.4 वाई इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 500। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है आपकी उस आर्टिकल की वो आपकी 500 रुपये। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2020 में 2020 में आपका पूछा गया था, जो एग्जाम आपका एक्चुअल में एग्जाम जो है 8 अक्टूबर 2021 में आपका हुआ था। देखो अप्रोक्सीमेटली सेम सा क्वेश्चन है। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 25% प्रॉफिट पे बेचा गया है, उसका सेलिंग प्राइस जो इंक्रीज कर दिया फिर 200 से, फिर आपको प्रॉफिट परसेंटेज सेम उसी तरह का क्वेश्चन जो है दिया गया है। इसमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो है आपको सीपी जो है वो निकालनी है। इसको आप अपने आप सॉल्व करके देखो, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। पंकज फायर 6 शॉट्स to Samir's 2, but Pankaj can hit the balloon only once in 4 shots, while Samir can hit the balloon once in 2 shots. When Samir has missed 24 times, how many balloons were hit by Pankaj? अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लैंग्वेज लग रही होगी, आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। दो व्यक्ति, एक तो पंकज है और दूसरा आपका समीर। समीर कितने शॉट्स फायर करता है? 6, और पंकज 6 शॉट फायर करता है और समीर 2। समीर जो 2 शॉट फायर करता है उसमें से उसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है? वो 1/2 है। ठीक है, क्योंकि वो समीर जितने भी शॉट फायर करता है उसमें से आधे लग जाते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी जो है 1/2 है। ये 6 शॉट फायर करता है, उसमें एक्यूरेसी जो है 1/4 है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी 1/4। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये 6 शॉट फायर कर रहा है, ये 2 शॉट फायर कर रहा है, यानी कि इनका बीच में शॉट्स का जो रेशो है वो 3:1 है। अब इसको सॉल्व करो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इसको आंसर देखने को मिलेगा। ये 6 शॉट्स फायर करता है एक बार में, लेकिन ये कितनी बार कर रहा है? ये 4 बार शॉट कर रहा है, तो ये इसके हो जाएगा 24, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 48। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक्यूरेसी इसकी कितनी है? 1/2 से इसको मेजर करना पड़ेगा, और रेशो इसमें कितना है? रेशो इसका 3 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 144 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो लगते कितने? 1/4, तो 144 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1/4 से तो आपका आंसर आ जाएगा 36। तो 36 यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको लगे, लेकिन आप एक बार जब समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। 36 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं एक और दे दिया मैंने। अनिल कैन हिट अ बलून 6 टाइम्स इन 7 शॉट्स, बैर कैन हिट द बलून 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, कैरी कैन हिट द बलून 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बलून इज डैमेज बाय एग्जैक्टली 2 शॉट्स आउट ऑफ 3 शॉट्स? ठीक है, तो जो क्वेश्चन ये इधर दिया हुआ है सेम इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको और दे दिया है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। प्रैक्टिस करने के बाद अपना आंसर जो है आप उसको मैच कर सकते हो। कोई गलती आपने की है तो कहाँ गलती की है वो भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया हुआ। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड एम इज एनी पॉइंट विद इन इट। ठीक है, तो ये पी क्यू आर एस पहले पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम आपको पता होगा जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर पैरेलल होती है वो आपका पैरेललोग्राम होता है। तो ये आपका पी क्यू आर एस हो गया, और इसके बीच में ये पॉइंट आपका एम मान लो। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 40 यूनिट, ये जो पूरा पैरेललोग्राम है इसका एरिया जो है वो 40 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द एरिया एस एम आर एंड पी एम क्यू? एस एम आर, तो ये आपका एस एम आर हो गया और ये आपका पी एम क्यू हो गया। तो बेसिकली ये क्या है? डायगनल्स है। ये क्या है? डायगनल्स है। अब एक चीज ध्यान रखो, जो पैरेललोग्राम होता है ना उसका डायगनल जो होता है वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ में डिवाइड करता है। तो ये डायगनल जो होगा वो पूरे को हाफ में डिवाइड कर रहा होगा, और ये इन इस तरह से हाफ में डिवाइड कर रहा होगा। तो ये दोनों एरिया आपको बताना है। तो एक्चुअल में ये दोनों एरिया क्या होंगे? पूरे एरिया का हाफ होगा, तो पूरा एरिया आपका 40 है, इसका हाफ एरिया कितना हो जाएगा? 20। तो सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो ये आप देख सकते हो। एक और क्वेश्चन इस तरह का मैंने दे दिया, ये एसएससी सीपीयू एग्जाम में पूछा गया था, 2017 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द गिवन फिगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, आपको पीटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, सॉल्यूशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अ टिन ऑफ ऑयल वॉज 4/5 फुल। एक टिन है ऑयल का जो 4/5 भरा हुआ है। व्हेन 10 बॉटल्स ऑफ ऑयल वर टेकन आउट एंड 6 बॉटल ऑफ ऑयल वर पोर्ड इनटू। अब देखो 10 बोतल तेल जो है उसमें से निकाल दिया गया है और 6 बोतल बाद में डाल दिया है। तो
एक्चुअल में क्या हुआ है कि 4 बोतल उसमें से एवरेज में निकाल दिया गया है। इट वाज़ 2/3 फुल। जब ये सारा काम कर लिया, 10 बोतल निकाल दिया, 6 बोतल डाल दिया, तो 2/3 वो फुल था। हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ ऑयल कैन द टिन कंटेन? तो टिन के अंदर टोटल कितना तेल आ सकता है, ये बताना है। तो देखो इसको क्वेश्चन को समझो। पहले ये बोला गया कि टिन जो है 4/5 फिल है, यानी कि इस 80% ये फिल था। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। अब देखो काम इन्होंने क्या किया कि 10 बोतल इसमें से निकाल दिया है और 6 बोतल ऐड कर दिया है, तो बेसिकली 4 बोतल ओवरऑल इसमें से निकाला गया है। ये सब काम करने के बाद इसकी कैपेसिटी, ये कितना इसमें तेल रह गया, 2/3 इसमें तेल रह गया, यानी कि सॉरी 66.67% इसमें तेल रह गया। इतना तेल जो है निकल गया। तो इतना तेल जो निकला है वो किसके बराबर है? वो 4 बोतल के बराबर है। यहाँ पे देखो 4 बॉटल का जो तेल था वो एक्चुअली में क्या था, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 4/5 में से माइनस कर देंगे हम 2/3। इसको माइनस करो तो नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा 15, ये आपका होगा 12 माइनस 10, ये आपका हो जाएगा 2/15। ठीक है, अब ये 2/15 कितने के बराबर है? 4 बोतल के बराबर है। तो हमें कितना निकालना है? 1 बोतल का। ठीक है, तो मतलब हमें निकालना है कि कितने बोतल से इसमें आएंगे। तो देखो 4 बोतल जो है वो हमारे होंगे 2/15 के। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक 1 के हिसाब से हम निकालना चाहें तो 1/15 जो होगा वो 2 बोतल के बराबर होगा। ठीक है, तो 15 टोटल किसके बराबर होगा? 30 बोतल के बराबर होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हो, या 1 की वैल्यू आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो कि 4 × 15/2, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 30 बॉटल्स आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर आपका इस केस में 30 बॉटल्स आएगा। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन यूटीईटी 2020 के पेपर में पूछा गया था। देख सकते हो यहाँ पे एक टैंक है ऑयल का, इसमें क्या किया गया है, ये भी 4/5 है। 6 बोतल इसमें से निकाला है, 4 बोतल इसमें से डाला है। अब ये 3/4 फुल है, तो पूरे टैंक में कितना ऑयल रहेगा वो आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें एंड में 2/3 फुल था, यहाँ पे 3/4 फुल है। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो जनरली पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। अब इतने रिसोर्स मेरे पास भी नहीं है कि जितने एग्जाम इंडिया में हो रहे सबको मैं सर्च करूँ, लेकिन गारंटी से मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन नए होते हैं। इस एग्जाम की बात नहीं है, किसी भी एग्जाम को आप ले लो, अगर आप एसएससी की भी बात करोगे तो जो नया एग्जाम होता है उसमें 2-3 क्वेश्चन नए होते हैं, मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन आपके नए होंगे। बाकी क्वेश्चन पहले वाले ही रिपीट होते रहते हैं, जो अलग अलग एग्जाम में आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप एसएससी में देखोगे कि जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनका स्कोर आपका बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनको ही आपको परफेक्ट करना है। ठीक है, तो एसएससी के लेवल की टेस्ट सीरीज आपको सीयूटी पीजी में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। एसएससी में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिसोर्सेज वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं लोग उनके पास ज़्यादा होता है, यहाँ पे रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं। लेकिन जो एक्यूरेट एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग-अलग एग्ज़ाम्स को मैंने एनालाइज़ किया, उसके बाद ये आपको मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, सॉल्व करने के बाद इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, वन पाइप कैन फिल अ टैंक 4 टाइम्स एज़ फास्ट एज़ अनदर पाइप, यानी कि 2 पाइप यहाँ पे, एक स्लो वाला, एक फास्ट वाला। जो फास्ट वाला है वो 4 गुना जल्दी फिल कर देता है। इफ टुगेदर द पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 48 मिनट, अगर दोनों पाइप में से पानी जाएगा तो टैंक जो है 48 मिनट में फिल हो जाएगा। द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक, तो जो स्लो वाला पाइप है, जो धीरे वाला पाइप है, वो कितना टाइम लेगा फिल करने में, वो आपको बताना है। तो देखो सिंपल बात है कि जो स्लोअर वाला पाइप होगा वो मान लो 1/x टाइम लेगा। अब जो फास्ट वाला पाइप होगा वो तो कम टाइम लेगा, 4 गुना कम लेता है, वो कितना टाइम लेगा? 1/x/4 टाइम लेगा। और जो टोटल टाइम लगता है इन दोनों को मिला के वो 1/48 लगता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। 1/x इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 4/x आएगा, इज़ इक्वल टू 1/48। इसको सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा 5/x इज़ इक्वल टू 1/48। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके x की वैल्यू जो है वो 240 मिनट्स आएगी। 240 मिनट्स है, इसको आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 240 मिनट में ये हो जाएंगे आपका 4 घंटे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4 घंटे। ठीक है, ये एक्स जो स्लो वाला पाइप होता है वो 4 घंटे लेगा पूरे टैंक को फिल करने के लिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे और मैंने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, रानी लेंट ₹8,000 टू सीता फॉर 2 ईयर्स एंड ₹5,000 टू टीना फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, रानी जो है बहुत अमीर है, उसने सीता और टीना को पैसे दिए हैं। सीता को दिए हैं 8,000 रुपये 2 साल के लिए और टीना को दिए हैं 5,000 रुपये 4 साल के लिए ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट है तो आराम से निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन आपकी थोड़ी लंबी जाती है। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों के लिए सेम है, कोई भेदभाव नहीं करती है रानी, सबका इंटरेस्ट जो है सेम लगेगा। और उसने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है वो 3600 किया है इन ऑल फ्रॉम फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज एन इंटरेस्ट, यानी कि 3600 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है पर एनम के हिसाब से। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा,
ये होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P यानी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम। अब दोनों का आपको निकालना है और सॉल्व कर देना है। तो पहले अगर सीता के लिए बात करें तो 8,000 रुपये सीता को दिए गए हैं, तो P हो गया 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है तो 8 लिख देते हैं। समय 2 साल है और नीचे इसको डिवाइड करना है 100 से। प्लस टीना की बात करें तो 5,000 रुपये इसको दिए हैं, तो P की जगह 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है तो 8 लिख देते हैं और समय है यहाँ पे 4 साल के लिए। नीचे आपका 100 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉरी इसको बराबर कर देना है 3600 के, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो 36 है। इनको सॉल्व करोगे, अब आर और आर यहाँ दोनों सेम ही है, तो आर की वैल्यू जो आएगी वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 160 आर और ये हो जाएगा आपका 200 आर इज इक्वल टू 3600। ये हो जाएगा 360 आर इज इक्वल टू 3600। आर की वैल्यू हो जाएगी 3600 अपॉन में 360। इसको काटो, 1 0 से 36 से 36 कटेगा तो ये आपका 10 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपकी 10 आ गई। 10% इंटरेस्ट पे उसको दिया गया पैसा, 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। इसको आप सॉल्व करना और फिर इसका आंसर भी मैंने आगे प्रोवाइड किया हुआ है, इसका आंसर आप देख सकते हो इसको सॉल्व करने के बाद। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो आपका तेलंगाना पुलिस एसआई प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हाउ मैनी केजीज ऑफ व्हीट कंटेनिंग कॉस्टिंग ₹16 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विद 50 केजी ऑफ बाजरा कॉस्टिंग ₹10.80 पर केजी so that 20% gain may be obtained by selling the mixture at 14.40 rupees पर केजी। अब देखो ये क्या मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। हो क्या रहा है कि जो व्हीट है उसकी कॉस्ट है 16 रुपये और जो बाजरा है उसकी कॉस्ट है 10 रुपये 80 पैसे। अब इन दोनों को मिक्स किया गया है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो बाद में इसको सेल किया गया 14.40 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है। तो जो व्हीट था, कितना व्हीट इसमें मिक्स किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब समझ जाओगे ये कॉन्सेप्ट तो आराम से इसको कर पाओगे। तो पहले तो देखो सेलिंग प्राइस हम निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकालेंगे। जो सेलिंग प्राइस है वो 14.4 है, ठीक है। अब 14.4 है, इसको हम अगर हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो इसको हम 1.2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12 के रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो इसका सीपी यानी सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो सेलिंग प्राइस हमें पता लग गया, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब ये 1.2 आपको समझ नहीं आएगा कैसे है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो व्हीट था उसका प्राइस था 16 रुपये और जो बाजरा था उसका प्राइस था 10.80। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे हमें ये पता है कि ये 12 रुपये हमारी कॉस्टिंग आ गई है। 12 इसको निकालो, इसको सॉल्व करोगे तो ये जो इसका रेट आएगा वो रेट आएगा 1.2 और यहाँ पे जो इसका रेट आएगा वो 4 आएगा। सॉल्व करो इसको, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 50 केजी के लिए था। यहाँ पे हमें वेट इसका निकालना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, तो इसको हम 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 1.2 को भी हम 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 15, ठीक है। 15 केजी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। ये क्वेश्चन जो है डीएमआर से सीआरए पेपर 1 में पूछा गया था 2020 के अंदर। तो ये क्वेश्चन टेस्ट का ही है, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देख के उसको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, एरिया ऑफ सर्कुलर पॉन्ड इज 616 मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ द पॉन्ड अ सर्कुलर स्टेज इज मेड whose radius is in equal to half of the radius of the pond, the area where the water is present in। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक इस तरह से आपका सर्कुलर पॉन्ड है और उस पॉन्ड के बीच में एक सर्कुलर ही स्टेज बनाया गया है। अब देखो ये जो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो रेडियस है ना, जो पूरी रेडियस है उसका आधा रेडियस ये है, ठीक है। पूरी रेडियस जो है उसका आधा रेडियस ये है। अब देखो कैसे रेडियस निकाल सकते हैं, इसको देखो पाई आर स्क्वायर एरिया यहाँ पे दिया हुआ है हमें 616, तो इससे हम रेडियस निकाल देंगे पूरी और उसकी आधी हो जाएगी ये। देखो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। आर स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 616 इंटू में 7/28, सॉरी 22। इसको सॉल्व करो तो ये 616 जो है ये 2 से चला 616 अगर 22 से हम काटो तो ये कट जाएगा, ये जाएगा 28 पे। आर स्क्वायर हम देखो
तो 28 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू फोर और ये 7 हो गया। अब देखो 4 को भी हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर हम देखें तो 7 और 7 में से एक 7 आ जाएगा, आर की वैल्यू अगर निकालना चाहें हम तो 4 में से 2 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14। अब देखो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी 14 है, ये स्टेज की कितनी होगी, स्टेज की 7 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे कितना पानी होगा। तो पानी देखो स्टेज पे नहीं होगा, पानी सिर्फ इतने में होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें से इसके एरिया को माइनस कर देना है। पूरे का एरिया कितना है 616, और इसमें माइनस कितना करना है, छोटे वाले का एरिया। छोटे वाले का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। 616 माइनस 22/7, आर कितना है, आर हमारा 7 है, 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 616 माइनस 22 इंटू 7 आपका हो जाएगा 154। तो ये आपका आ जाएगा 462 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ मैन रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जो है दौड़ रहा है। अलॉन्ग साइड उसके साथ ही एक रेलवे ट्रैक है 320 मीटर का। इस 320 मीटर अहेड ऑफ द इंजन ऑफ 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 62 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द रनिंग मैन। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन जो है 320 मीटर लंबी है। तो ये ट्रेन जो है 130 मीटर जो है लंबी है, और एक व्यक्ति जो है यहाँ पे जो है दौड़ रहा है। अब इस व्यक्ति और ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 320 मीटर है। अब कह रहा है कितने टाइम में ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को पास कर देगी। अब जब ये ट्रेन को पास करेगी तो हमें 320 इतना डिस्टेंस नहीं लेना, ये ट्रेन का भी डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरी ट्रेन का जो पीछे वाला पार्ट है वो जब इस व्यक्ति को क्रॉस कर देगा तो वो हमें निकालना है। अब देखो टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, जो स्पीड हम देखें तो व्यक्ति की स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन की है 62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सिंपल हमें पता है कि हमें निकालना है टाइम। ठीक है, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम निकालने के लिए पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 320 प्लस 130, 320 प्लस 130, और इसको हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे। स्पीड कितनी है हमारी, अब देखो यहाँ पे दो स्पीड है, ये भी चल ट्रेन भी चल रहा है और व्यक्ति भी चल रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है और इसमें हम स्पीड को माइनस कर देते हैं। 62 में से 8 को हम माइनस कर देंगे। ध्यान रखो ये किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, और ये जो ऊपर है ये हमारा मीटर के अंदर है, तो बाद में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो आप, तो ये हो जाएगा आपका 320 प्लस 130 हो जाएगा 540, और नीचे आपका हो जाएगा 54 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करो। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करो तो 18 3 जा 54, तो ये आ जाएगा आपका 15। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, एक्चुअल में हमें सॉरी 540 दिया। ठीक है, एक्चुअल में हमें 540 को डिवाइड करना है 15 से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप, ये आपका 30 सेकेंड आएगा। एक मिनट रुको, ये थोड़ी गलती कर दी हमने। ये हाँ, ये 540 नहीं था, वो सही देख रहा था मैं, ये 450 है। ठीक है, ये 450 है, 450 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 सेकेंड आएगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन MPPEB ग्रुप 2 का एक क्वेश्चन होता है, लेबर इंस्पेक्टर का ये एग्जाम होता है, इसमें पूछा गया था 2017 में। देखो अप्रोक्सीमेटली सेम उसी तरह का क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क टू गेन 30% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है 2022 के पेपर में आया था, और भी बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो आते रहते हैं। तो सिंपल है क्वेश्चन कि मान लो पहले हमारा 1000 ml यानी कि 1 लीटर जो है उसकी कॉस्ट मान लो हमारी 1000 थी। अब हमने क्या किया, 30% इसमें पानी मिला दिया है। अब पानी की कॉस्ट तो कुछ उतनी फ्री मान के चल रहे हैं, 30% यानी कि 300 ml इसमें पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया 1300। तो अब बेचेंगे कितना, कितने में इसको 1300 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, सॉरी हाँ 1300 रुपये में बेचेंगे। अब इसको रेशो निकालना है, तो रेशो कितना हो जाएगा इसका, इसका रेशो हो जाएगा जो हमें एक्स्ट्रा मिला है, तो इसका रेशो हो जाएगा 3:10 लिखा ना। इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स, कितने रेशो में मिलाना चाहिए, तो 3:10 के रेशो में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट। सेम इसी तरह का क्वेश्चन देखो, अब DMRC के पेपर में कई बार आता है, SSC में भी आता है। ये DMRC के पेपर का एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इन व्हाट रेशो वाटर
बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20%। वहाँ पे 30% है, यहाँ पे 20% है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देयर आर 12 इंटरमीडिएट बस स्टॉप्स बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी। अब देखो दो प्लेस है ए और बी, और इसके बीच में 12 स्टॉपेज है, 12 स्टॉप्स हैं। इन हाउ मैनी वेज अ बस कैन बी मेड टू स्टॉप 4 ऑफ दीज 12 इंटरमीडिएट बस स्टॉप्स प्रोवाइडेड दैट नंबर 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, यानी कि दो जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, टोटल 12 स्टॉप्स हैं, इसमें 4 स्टॉप्स पे कहीं उनको रुकवाना है और 8 स्टॉप्स पे नहीं रुकवाना है। तो देखो 8 स्टॉप्स पर यहाँ पे मैंने बना दिया कि इन 8 स्टॉप्स पे नहीं रोकना है, बाकी 4 पे रोकना है। तो बाकी 4 कहाँ हो सकते हैं? इनके बीच में कहीं होंगे, क्योंकि ये दो जो स्टेशन है वो एक साथ तो नहीं हो सकते। यहाँ पे देखो यहाँ रुक सकता है, यहाँ रुक सकता है, यहाँ 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 और यहाँ। इस तरह से जो बस है वो इन स्टेशन पे रुक सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक, इसको सॉल्व करेंगे 9C4। इसको सॉल्व कर लो, ये जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लेना, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 126। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 76% वाटर एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर। यानी जो ताज़ा अंगूर होता है उसमें 76% वाटर होता है, और जो सूखे हुए होते हैं उसमें 20% होता है। ड्राई वाले जो होते हैं उसमें 20% होता है वाटर। हाउ मच ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। अब देखो 100 किलो फ्रेश ग्रेप्स हैं, अभी जो 100 किलो फ्रेश ग्रेप्स, इसमें वाटर कितना होगा और जो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना होगा, बाकी बचा पार्ट यानी पल्प कितना होगा। तो वाटर तो 76% होता है, तो 76 kg आपका वाटर हो जाएगा और 24 kg आपका पल्प हो जाएगा। अब ये बोला गया है कि जो बाकी पल्प बचा हुआ है, ठीक है, वो कितना है, 24 kg है। अब ये 24 kg एक्चुअल में कितना है, ये एक्चुअल में है 80%, क्योंकि 20% तो वाटर है इसमें। तो ये 24 kg जो है एक्चुअल में 80% है। तो बाकी जो 20% बचा हुआ है वो कितना होगा, 24 kg 80% है तो 20 kg कितना होगा, इसका 1/4 निकालना पड़ेगा, यानी 6 kg। तो टोटल हम यहाँ पे देखें तो टोटल यहाँ से कि ड्राई ग्रेप्स कितने मिलेंगे, तो 24 kg हो गया, और 6 kg इसमें पानी भी होगा, क्योंकि ड्राई ग्रेप्स में 20% वाटर तो होता ही है। तो टोटल आपका 30 kg हो जाएगा। थर्ड वाला आपका सही ऑप्शन होगा। देखो NIMCET 2019 के पेपर में ये इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ये आप देख सकते हो, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप सॉल्व करो और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा गया है, इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल 20 स्पीक इंग्लिश, 25 स्पीक इंग्लिश, 20 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज ऑफ द टू लैंग्वेजेस। यानी कि सारे लोगों में से दो में से कोई एक ना एक लैंग्वेज तो हर कोई बोलता है। हाउ मैनी पीपल स्पीक हिंदी। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसमें स्पीक हिंदी दिया हुआ है, लेकिन जो आंसर इसका दिया हुआ है वो ओनली हिंदी के हिसाब से दिया हुआ है। यानी कि इसमें ये बताना है कि हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली हिंदी। अब क्वेश्चन में जनरली एक दो क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें थी, एनटीए ने कुछ क्वेश्चन को ड्रॉप किया है, दो क्वेश्चन को ड्रॉप किया, लेकिन इस क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं किया गया है। बाकी इसमें ओनली हिंदी का बताना था, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत थी यहाँ पे। तो देखो एक तो कॉमन सेंस से कर सकते हो कि टोटल आपके पास 40 लोग हैं, 25 उसमें से इंग्लिश बोलते हैं, 20 जो है दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। 25 इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, हिंदी बोलने वाले 15 हो जाएंगे। 40 टोटल हैं, उसमें से 25 इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। इसको आप अगर मान लो और तरीके से इसको करना चाहो तो इसको इस तरह से कर सकते हो कि इंग्लिश यूनियन हिंदी, ये बराबर हो जाएगा आपका इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। सॉल्व कर लो, इंग्लिश यूनियन हिंदी यानी इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले 25 है, हिंदी बोलने वाले हमें निकालने हैं, माइनस ई इंटरसेक्शन एच यानी कि जो दोनों बोल रहे हैं, तो वो आपके 20 है। इसको सॉल्व कर लो तो एच आ जाएगा यहाँ पे 35 जो हिंदी बोलने वाले हैं। लेकिन हमें निकालना कितना, 35 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा ओनली हिंदी बोलने वाले। ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे, आप 1 मिनट रुको, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको ओनली हिंदी जो है वो 15 आएगा। इसको आप कर लेना। बाकी कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक मेजर समझाने का मतलब यही था। पूरा क्वेश्चन पेपर आपने एनालाइज कर लिया, बाकी रीजनिंग वाले और जो क्वेश्चन होंगे वो बाकी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। आपको काम क्या करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, 2-3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक और दे दिया, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2-3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन पेपर पे सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने हैं। जो भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको टेस्ट में से, वो आप कर लो। आपको ट्रेंड समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ट्रेंड समझने के बाद आपने ये देखा कि मोस्ट टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं, तो जनरली आप कोशिश करो टॉपिक्स आप ना छोड़ो। फिर भी कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो, जैसे बैंक का डिस्काउंट हो गया। इसके अलावा शेयर वाला क्वेश्चन था, शेयर वाला टॉपिक है, वो आप छोड़ सकते हो। बाकी सारे टॉपिक्स आप करने की कोशिश करो। जो टॉपिक आपको बहुत हार्ड लग रहा है उसको आप छोड़ सकते हो। बाकी ट्रेंड आप पहचानो,
इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ उस टाइम आपको मोस्ट केयरफुल रहना है कि जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो उसी पैटर्न पे हो जिस पैटर्न पे एग्जाम में आते हैं। और क्वेश्चन जो है सिर्फ जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, जो क्वेश्चन बना रहा है उसके दिमाग के क्वेश्चन ना हो, जो बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हुए हों, ताकि जो आपका एग्जाम है उसमें आप मोस्ट इफिशिएंट मैनर में प्रिपेयर होकर जा सको। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मोस्टली हर क्वेश्चन पहले ही किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेम वही क्वेश्चन या उसके टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना। बाकी कोर्सेज वगैरह के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो आप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो CUET PG वाला कोर्स है इसके अंदर आपको CUET PG का सिलेबस कवर होगा, जो 3 ईयर लॉ वाला कोर्स है। इसमें CUET PG के अलावा MSCT, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनके सिलेबस भी कवर किए जाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज जो है कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगे। इसके अलावा फुल लेंथ 15 टेस्ट, सेक्शन वाइज 5 टेस्ट, बाकी चैप्टर वाइज टेस्ट। और इसमें आपको MSCT, PU, AU, LU इनके भी 5 टेस्ट एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्काउंट आपको अभी चल रहा है, डिस्काउंट आप ले सकते हो LLB50। ये आपको कूपन कोड यूज़ करना है, 50% आपको सब पे डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट। ये जो टेस्ट सीरीज है CUET PG वाली, ये आपको 750 की मिल जाएगी। कोर्स आपको 2999 का मिल जाएगा। और जो 3 ईयर लॉ वाली टेस्ट सीरीज है वो आपको 1250 की मिल जाएगी। और जो 3 ईयर लॉ वाला कोर्स है वो आपको 4499 इसमें आपको मिल जाएगा। तो 50% डिस्काउंट आपको इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, वेबसाइट से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर भी नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। कोर्स वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेरी है, जनरल कोई क्वेरी है तो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।